और वो जो केस था वो 7 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से परमिसिबल है, कि जो आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल कास्ट दी गई है वो क्या है, एक होमोजेनियस ग्रुप है, एक सेम काइंड का ग्रुप है, पूरी तरीके से इनवैलिड है। बट जो ओवरऑल अगर हम एक्ट की बात करें तो वो एक्ट क्या है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें डिस्कस हुआ है आपका आर्टिकल 39B जो कि बोलता है, और इम्प्यून ऑर्डर्स को क्वेश्चन करते, जहां पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किसको दिया गया था, सीबीआई को दिया था। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया किस चीज के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट में हो। ये सारी चीजें आपने 2024 में काफी सुनी होगी, क्योंकि 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया था जिसपे काफी डिबेट और डिस्कशन हुए थे। वहीं अगर हम देखें शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड भी सब क्लासिफिकेशन पे एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था जिसपे भी काफी डिबेट और डिस्कशन हुए थे। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी का स्टेटस है उससे रिलेटेड भी क्या हुआ था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसे ही काफी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के 2024 में, और वो सारे जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने लीड किए थे। सो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, जहां पर आज मैं लेकर आई हूं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट पार्ट 1। क्योंकि आपको पता है जब हम 2024 के कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट कवर कर रहे हैं तो उसमें एक पार्ट में मेरे दोस्त खत्म नहीं होने वाले, काफी पार्ट की जरूरत होगी, तो इसके बाद 1-2 पार्ट्स और आएंगे। सो अभी हम पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें क्या देखेंगे, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट्स रहे, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको एक इंडेक्स बता देती हूँ कि किस तरीके से हम चलेंगे, क्या हमारा किस तरीके से रहेगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले केस का क्या नाम देखेंगे, ठीक है, बेंच देखेंगे, साइटेशन देखेंगे, फोरम देखेंगे, केस में क्या मेन इशू था वो देखेंगे, उसी के साथ साथ केस में क्या फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का वो डिस्कस करेंगे, उसी के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोविजन, मतलब जो प्रोविजन डिस्कस हुए हैं उस केस में उनको भी हम देखेंगे कि क्या प्रोविजन डिस्कस हुए हैं उस केस में। और आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग, जो कि आप जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग जब लिखते होगे तो आपको पता होगा कि जितने आप जजमेंट साइट करोगे उतने फायदे में रहोगे। तो इसीलिए हर एक केस के बाद मैंने एक क्वेश्चन रखा है जो कि आपको एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन हो सकता है, उस केस से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, तो वो आपके आंसर राइटिंग के लिए हेल्प करेगा। एंड एट द एंड हम 3 से 4 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। ओके, चलो सो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। शुभ काम, पार्ट 1 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट ऑफ 2024। ओके, चलो सबसे पहला केस, परमिसिबिलिटी ऑफ सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन 7 जज बेंच। भैया इस केस पे जो डिबेट हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, वो तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा हुआ, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि क्या शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन अलाउ हो सकता है, वैसे ही क्या हो गया, मामला गड़बड़ा गया। लोग बाग क्या हो गए, कुछ लोग परेशान हुए, कुछ लोग खुश हुए कि चलो भैया ये चीज हो गई, लेकिन कुछ लोगों को लगा यार फिर से और रिजर्वेशन होगा, तो इस पे काफी डिबेट और डिस्कशन हुआ। ठीक है, सो सबसे पहला केस जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं किससे रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। और वो जो केस था वो 7 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से परमिसिबल है। चलिए आइए देखते हैं। केस का नाम क्या था, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस तविंदर सिंह एंड अदर्स। बेंच बैठी थी, 7 जज बेंच बताइए मैंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उस टाइम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, एंड कहां का फोरम था, सुप्रीम कोर्ट का फोरम था। ठीक है, आपने ये देखा ही होगा कि रिजर्वेशन का मैंने यहां लगाया भी है कि रिजर्वेशन के ऊपर पहले ही काफी चर्चा है, उसके बाद 2024 में जब शेड्यूल कास्ट का आ गया तो ये चर्चा क्या हो गई, और भी ज्यादा बढ़ गई, और इससे रिलेटेड और भी केसेस आने लगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मेन इशू रहा
इस केस में सबसे पहले कि किस केस पे डील किया गया, क्या मेन इशू था। सो सबसे पहला मेन इशू था वेदर सब क्लासिफिकेशन इज परमिसेबल। ठीक है, आपका भी क्या होगा, ऐसे ही रिएक्शन होगा कि क्या 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 मेन इशू था। तो सबसे पहला मेन इशू था कि क्या सब क्लासिफिकेशन परमिसेबल है शेड्यूल कास्ट में कि नहीं, ये पहला मेन इशू पे डिस्कशन था। दूसरा मेन इशू जो डिस्कशन हुआ बेटा यहाँ पे वो था इज शेड्यूल कास्ट होमोजेनियस। क्या शेड्यूल कास्ट होमोजेनियस है? जब मैं यहाँ पे होमोजेनियस की बात कर रही हूं तो जिन बच्चों को नहीं पता, होमोजेनियस का मतलब क्या कि सेम काइंड के, सिमिलर टाइप के। जैसे अगर शेड्यूल कास्ट में बात करें तो शेड्यूल कास्ट क्या पूरी सब लोग एक ही तरीके से है या अलग अलग तरीके से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तीसरा मेन इशू जो था वो था वेदर आर्टिकल 341 क्रिएट्स अ होमोजेनियस क्लास बाय डीमिंग फिक्शन। क्या कि क्या आर्टिकल 341 क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या आर्टिकल 341 क्रिएट करता है होमोजेनियस फिक्शन, होमोजेनियस क्लास डिमिनिंग फिक्शन के साथ। ये तीन इशू यहां पर डिस्कस हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स देखेंगे कि कहां से कहानी शुरू हुई थी। सबसे पहली जो कहानी शुरू हुई थी यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट से शुरू हुई थी। बेसिकली क्या हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सेक्शन को, दैट इज सेक्शन 4 को क्या कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। ये बोलते हुए कि वो जो सेक्शन है, वो जो प्रोविजन है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, सो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया। और वो सेक्शन 4 किसका था, सेक्शन 4 में सब क्लॉज 5 पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। तो कौन सा, सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 को क्या कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। और वो किससे रिलेटेड था, पंजाब शेड्यूल कास्ट एक्ट से रिलेटेड था। ये प्रोविजन क्या बोलता था, ये प्रोविजन बोलता था कि 50%, कितनी, 50% रिजर्व वैकेंसी रखी जाए, किसके लिए, एससी के लिए। और उसमें भी उसने बोला था कि जो वाल्मीकिस है और जो एक और सिक्स है उनको क्या किया जाए, प्रेफरेंस दिया जाए। मतलब एससी के अंदर ही क्या किया जाए, प्रेफरेंस दिया जाए कि भैया वाल्मीकि जो है उनको भी वैकेंसी दी जाए, उनको भी रिजर्व किया जाए, और जो दूसरी कैटेगरी है उनको भी रिजर्व किया जाए विद इन दी शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो भैया ये लोगों ने बोला कि यार ये सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 क्या बोल रहा है, ये तो पहले से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, और शेड्यूल कास्ट में अब क्या बोल रहा है कि भैया और भी क्लासिफिकेशन कराओ, सब क्लासिफिकेशन कराओ। ये चीज तो कहीं से सही नहीं है। तो इससे मैटर कहां गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गया कि ये क्या हो रहा है, ये तो वायलेशन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है। तो जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मैटर गया तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक चीज बोली, क्या कि ये चीज सही नहीं है, ये सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 पूरी तरीके से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों स्ट्रक डाउन है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि अगर हम ईवी चिन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस देखें, जो कि एक बहुत ही फेमस केस है, जिसमें क्लियरली बोला गया था कि आर्टिकल 341 के हिसाब से शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो कैटेगरी दी गई है, जितना परसेंट रिजर्वेशन है उतना ही होगा, उसमें आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये चीज 2005 के ईवी चिन्ना केस में बोली गई थी। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2005 के ईवी चिन्ना केस के साथ क्या किया, उसको कंसिडर करके जो ये सेक्शन था 4 सब क्लॉज 5 उसको क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। अब यार स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, अब स्ट्रक डाउन होने के बाद क्या होता है, ये मसला कि ऐसे कैसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, बाकी कैटेगरीज के लिए जब सब क्लासिफिकेशन अलाउड है तो शेड्यूल कास्ट के लिए क्यों नहीं है। फिर ये मसला कहां गया, ये मसला गया हमारा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट डिक्लेयर द प्रोविजन, और मैंने आपको बताया कि उसने क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और कौन सा केस साइड किया, ईवी चिन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 2005 का, जिसने ये बोला था कास्ट लिस्टेड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 341 फ्रॉम अ होमोजेनियस ग्रुप एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, सो ईवी चिन्नई केस में ये बोला गया था कि जो आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल कास्ट दी गई है वो क्या है, एक होमोजेनियस ग्रुप है, एक सेम काइंड का ग्रुप है, तो उसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। और इसी बेसिस पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन किया। अब स्ट्रक डाउन कर दिया, अब क्या होगा, अब जाएगा कहां मैटर, अब जाएगा मैटर आपका उच्च न्यायालय, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ओके, सो द सेवेज रिजर्वेशन, यस, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कुछ जजमेंट दिया जहां पर उनने 6:1 की मेजॉरिटी से, मतलब कि 6 जजेस ने अपना मेजॉरिटी में ओपिनियन दिया, फेवर में ओपिनियन दिया, लेकिन एक जज थे उन्हें क्या किया, उन्होंने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। ठीक है, तो 6:1 की बेंच पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्लियरली कि शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से अलाउड है, पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। कोर्ट ने बोला कि जो ईवी चेन्नई का केस था हम उसको ओवर रूल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि 6:1 की बेंच की हम बता रहे हैं क्या कि जो सब क्लासिफिकेशन जो बना कर दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि नहीं हो सकता है, वो चीज हो सकती है, और क्लियरली कोर्ट ने बोला कि दैट विल बी अलाउड एज पर आर्टिकल 341 कंसिडर करके। सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट इज परमिसिबल टू ग्रांट सेपरेट कोटास फॉर मोर बैकवर्ड्स विद इन द एससी कैटेगरीज। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये जो सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट में अलाउ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो एससी कैटेगरीज में जो मोर बैकवर्ड लोग हैं उनको भी क्या मिले, बेनिफिट मिले। क्या हो रहा है कि भैया बाकी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, बट जो एक कैटेगरी में जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, उनको भी क्या मिलना चाहिए, उनको भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया जा रहा है। बट एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि हम सब क्लासिफिकेशन तो अलाउड कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट में, बट एक और चीज हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है जब हमने सब क्लासिफिकेशन अलाउड कर दिया तो वो सब क्लासिफिकेशन 100% है कि आप किसी को भी करके कंसिडर करके शेड्यूल कास्ट में क्या कर दो कि भैया सब क्लासिफिकेशन हो रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर जो राज्य है, जो स्टेट है, उनको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली में किसको इसकी नीड है, कौन शेड्यूल कास्ट में बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिनको सब क्लासिफिकेशन की जरूरत है, उसके हिसाब से पूरे राज्य, पूरे स्टेट डेटा बनाए, एंड आफ्टर दैट स्टेट क्या करें, उनको सब क्लासिफिकेशन के लिए अलाउ करें। ठीक है, तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अलाउ कर रहे हैं, बट एक लिमिट है, स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा, स्टेट को भी ये चीज देखनी पड़ेगी कि उनको पूरा डेटा बनाना पड़ेगा कि एक्चुअल में किनको जरूरत है, उसी के बाद क्या कर सकती है, स्टेट सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। ओके, can subclassify them from separate quota within the quota. The court clarified that while allowing subclassification, और कोर्ट ने ये बोला कि जब हम सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं, स्टेट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनको इस डेटा से रिलेटेड पूरा क्या, इस पूरा एम्पेरिकल डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। ऑल्सो द स्टेट हैज टू जस्टिफाई, हाँ, और उसी के साथ कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा तो नहीं है कि उनने सिर्फ डेटा बना लिया कि भैया ठीक है ये लोग हैं, ये कैटेगरी में आते हैं, इनको हमें क्या करना है, ये बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं तो हमें इनको क्या करना है, सब क्लासिफिकेशन अलाउ करना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डेटा बन रहा है उस डेटा को भी स्टेट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कौन से लोगों को इसमें ऐड किया है और क्यों ऐड किया है। ठीक है, ये चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी, डेटा बनाने के बाद स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली पहले हम मेजर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या बोला इसमें। सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 शेड्यूल कास्ट का क्या हुआ था, पंजाब शेड्यूल कास्ट का चैलेंज हुआ था ये बोलते हुए, क्योंकि इसमें क्या कर रहे थे, 50% जो शेड्यूल कास्ट का था उसमें भी सब क्लासिफिकेशन कर रहे थे लोगों को प्रेफरेंस देके उन कैटेगरी को। तो ये सेक्शन को क्या किया गया, चैलेंज किया गया कि भैया ये सेक्शन गलत कर रहा है, वॉयलेट हो रहा है। चैलेंज किया गया कहां पे, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। तो जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस प्रोविजन को क्या बोल दिया, ये प्रोविजन पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी के साथ साथ ये प्रोविजन को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, ये बोलते हुए कि ये जो ईवी चन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 2005 का केस है उसको वॉयलेट कर रहा है, जिस केस में ये बोला गया था कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस ग्रुप है और इसीलिए उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं होगा एज पर आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1। ठीक है, तो जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन गया, ये मैटर कहां पे गया, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में गया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ये क्या सही चीज है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट में हो सकता है, और वो सब क्लासिफिकेशन क्या, वो स्टेट को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा एम्पेरिकल डेटा कि किन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है, किन बैकवर्ड लोगों को जरूरत है सब क्लासिफिकेशन को, उनको प्रोवाइड किया जाए। और उसी के साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर स्टेट वो डेटा प्रिपेयर करेगी तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा, वो डेटा पूरा जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मेजर चीजें हुई किसमें, इस केस में। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 6:1 की मेजॉरिटी में ये जजमेंट आया। ठीक है, मतलब 6 लोगों ने फेवर में दिया,
एक जो जज थे उनने क्या दिया, अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, एंड वो थे कौन, जस्टिस आपकी त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी ने क्या बोला कि ये जो है ये मैं इसमें अग्री नहीं कर रही हूं। उनने क्लियरली बोला कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है जो शेड्यूल कास्ट नोटिफाई होती है आर्टिकल 341 में, वो किसी भी तरीके से स्टेट से ऑल्टर नहीं कर सकती। भाई कोर्ट ने मेजॉरिटी ओपिनियन ये बोल दिया कि स्टेट कर सकती है, स्टेट सब क्लासिफिकेशन कर सकती है, बट इनका ये कहना था कि जो आर्टिकल 341 है उसके हिसाब से स्टेट नहीं कर सकती ऑल्टर, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टर कौन कर सकता है या उस पर कोई भी चेंजेस है वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, ना कि कोई राज्य कर सकता है। ये इन्हें अपने डिसेंटिंग ओपिनियन में बोली। कास्ट कैन बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल लिस्ट ओनली बाय अ लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। उन्होंने बोला कि कास्ट को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, ये चीज पूरी तरीके से किसके हाथ में, ये पूरी तरीके से हाथ में है पार्लियामेंट के, ना कि ये चीज किसी स्टेट के पास है। इनने ये बोला सब क्लासिफिकेशन विल अमाउंट टू टिंकरिंग ऑफ द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 341 वाज टू एलिमिनेट एनी पॉलिटिकल फैक्टर प्लेइंग अ रोल इन द SC/ST लिस्ट। और उन्होंने बोला कि सब क्लासिफिकेशन जो है वो जो प्रेसिडेंट का जो पावर है उसको क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। और उन्होंने क्लियरली बोला कि जो आर्टिकल 341 है वो इसीलिए है कि उसमें कोई भी पॉलिटिकल ड्रामा ना हो SC/ST लिस्ट कंसिडर करने के लिए, ठीक है। तो डिसेंटिंग ओपिनियन रहा इनका, और उन्होंने क्लियरली बोला कि वो चीज स्टेट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही हाथ में होता है। अब जो मैंने इश्यूज बताए थे आपको कि क्या क्या था, 3 इश्यूज बताए थे, उन तीनों इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना ओपिनियन दिया वो बताते हैं, ठीक है। सो रियल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। सो पहला इशू था कि सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेड्यूल कास्ट क्या हो सकता है, फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है अगर कोई रेशनल प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया शेड्यूल कास्ट में भी कुछ लोगों को, फॉर एग्जांपल पार्ट ए को, ग्रुप ए को जरूरत है सब क्लासिफिकेशन की, तो वो चीज अलाउ की जाए। दूसरी चीज बोली कि अगर रेशनल प्रिंसिपल का एक्सेस है किससे, पर्पस ऑफ सब क्लासिफिकेशन, मतलब कि उन लोगों को जरूरत है और वो जरूरत सब क्लासिफिकेशन से पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो उस बेसिस पे सब क्लासिफिकेशन अलाउ हो सकता है। तो यही 2 कैटेगरी पे सब क्लासिफिकेशन अलाउड होगा, ये चीज इनने इस इशू में बोली, ठीक है। और उसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो सब क्लासिफिकेशन है उसका हमारा मेन एम क्या है कि ताकि जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। ओके, दूसरा इशू जो था जो कि था कि शेड्यूल कास्ट होमोजेनियस है क्या। होमोजेनियस का मैंने आपको मतलब बताया था, मैं फिर से बताती हूँ कि सेम काइंड, ठीक है, किसी एक सिमिलर काइंड का, सेम काइंड का होमोजेनियस मतलब होता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेड्यूल कास्ट होमोजेनियस नहीं है। नो, बिकॉज इंपेरिकल एविडेंस इंडिकेट्स दैट देयर इज इनइक्वालिटी इवन विद इन द शेड्यूल कास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सेम नेचर का नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एविडेंस मिला है, इंपेरिकल एविडेंस, वो ये प्रूव करता है कि शेड्यूल कास्ट में भी क्या है, शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारे लोगों में इनइक्वालिटी है। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू में बोला कि जो शेड्यूल कास्ट है वो किसी भी तरीके से होमोजेनियस इंटीग्रेटेड क्लास में नहीं आती है और इसीलिए सब क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तीसरा इशू जो यहाँ पे डिस्कस हुआ था वो था किससे रिलेटेड, कि क्या आर्टिकल 341 क्रिएट करता है एक होमोजेनियस क्लास डीमिंग फिक्शन करके। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, जो इंक्लूजन हुआ है वो ऑटोमेटिकली किस पे लीड होता है, फॉर्मेशन एक यूनिफॉर्म और इंटरनली होमोजेनियस क्लास विच कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाइड। कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 341 में दिया गया है उसके हिसाब से क्या वो पूरी तरीके से होमोजेनियस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बताया गया है वो फर्दर क्लासिफिकेशन उसका होगा। Article 341 creates a legal fiction for the limited purpose of identification of scheduled caste by distinguish them from other groups। उन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 341 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया गया है, ताकि वो दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनसे क्या हो, दूसरे से अलग हो। ओके, सो ये 3 इश्यूज क्या हुए थे, डिस्कस हुए थे इस केस में, और तीनों के मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी बताऊंगी, कौन सा प्रोविजन इसमें डिस्कस हुआ था। तो इसमें डिस्कस हुआ था बेटा आर्टिकल 341 जो कि बात करता है शेड्यूल कास्ट के बारे में। और ये आर्टिकल क्या करता है, ये आर्टिकल डिफाइन करता है कि कौन लोग शेड्यूल कास्ट होंगे एक यूनियन में और एक टेरिटरी में, उसी एक स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में। उसी के साथ साथ ये किसको पावर देता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो स्पेसिफाई करें कास्ट, रेस, ट्राइब को, जो कि एससीज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 341 डील करता है शेड्यूल कास्ट से, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो डिसाइड करें कि कौन सी स्टेट में कौन सी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करेगी। ओके,
दूसरा आर्टिकल जो डिस्कस हुआ है इसमें वो हुआ है आर्टिकल 342A, जो कि बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, जो अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और वो भी किसके लिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, 341 में शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई करे और 342A में किसको करे, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करे। अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस हुआ है इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ, दो चीजें पे बात होती है यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर इस केस में आर्टिकल 14 की इसलिए बात हुई थी क्योंकि यहाँ पे क्या शेड्यूल कास्ट ये बोल रहे थे कि हमें इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमें सब क्लासिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आर्टिकल 14 की इस केस में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए थे 341, 342A एंड आर्टिकल 14। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग चीज मैंने बोला था मेंस के क्वेश्चंस में आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगी कि क्या पूछा जा सकता है इससे। सो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, शेयर अप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वेट कर रहा है। ठीक है, तुम लोग भी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वेट कर रहे हो ना, झूठ मत बोलो। ओके, चलो, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है किससे रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड। तो आप बता सकते हो 341, और भी जो बाकी आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 14 भी मेंशन कर सकते हो, और उसके साथ जो केस लॉज हैं वो भी आप बता सकते हो, ताकि आपका आंसर क्या लगे, प्रॉपर हिरार्की में लगे। ओके, चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। केस 1 तो हमने देख लिया, सब क्लासिफिकेशन हो चुका है, अलाउ। ओके, नेक्स्ट केस है जो हमारा वो है किससे रिलेटेड, आर्टिकल 104 एंड आर्टिकल 194 से रिलेटेड, दैट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। Legislative privileges of MPs MLA don't protect them from bribery, 7 judge bench। 7 जज ने बोला है कि जो आपके लेजिस्लेटर है, मतलब जो लेजिस्लेटर हैं, जो एमपीज और एमएलए हैं, उनके जो प्रिविलेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा अगर वो क्या करेंगे, अगर वो ब्राइबरी लेंगे। ये चीज 7 जज बेंच ने बोली है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का घूस लिया, ब्राइबरी ली, तो उसमें उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। केस नेम है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच बैठी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरे, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के। एंड फोरम कहाँ का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या मेन इशू रहा यहाँ पे, मेन इशू जो था वो था क्या, ये क्या है मैं बताऊंगी, ये रिएक्शन क्यों था। मेन इशू था वेदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कुड क्लेम इम्यूनिटी और नॉट अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिसीविंग अ ब्राइब इन कंटेम्पलेशन ऑफ अ वोट और स्पीच इन द लेजिस्लेचर। क्या आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 सब क्लॉज 2 के हिसाब से जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको मिलना चाहिए बेनिफिट अगर वो ब्राइबरी लेते हैं वोट और स्पीच लेजिस्लेचर में, तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये मेन इशू में था। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखा ये क्या है, ये क्या है, इसलिए रिएक्शन क्योंकि एक जजमेंट आया था जिसका नाम था पीवी नरसिम्हा, उसमें इसमें अपोजिट पीवी नरसिम्हा में अपोजिट चीज बोली थी, उससे रिलेटेड भी हम इस केस में देखेंगे। ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए प्रिविलेज, ये मेन इशू था। क्या फैक्ट्स थे यहाँ पे, hearing a reference against the 1988 judgment in PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, जहां पे ये बोला गया था कि जो, ठीक है, क्या है, पीवी नरसिम्हा का केस है जहां पर ये बोला गया था कि जो एमपीज हैं और जो एमएलए हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे अगर उनका कोई भी ब्राइबरी से रिलेटेड है केस, किसमें, लेजिस्लेचर में, स्पीच और वोट से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें अगर उनके अगेंस्ट केस लिया जाता है कि आप ब्राइबरी में इन्वॉल्व थे, तो उसमें उनको प्रिविलेजेस मिल जाएंगे आर्टिकल 105 के हिसाब से और 194 के हिसाब से। ये चीज बोली गई थी पीवी नरसिम्हा केस में। ठीक है, तो अब यही मेन इशू हो जाता है कि यार पीवी नरसिम्हा केस में उनको बेनिफिट्स दिए गए, बट इससे कितने सारे लोग गलत फायदा उठाएंगे। तो इसको लेकर क्या हुआ था, एक पिटीशन फाइल हुई थी कि पीवी नरसिम्हा वाला जो केस है वो क्या सही है, क्या सही में उन लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए ब्राइबरी वाली चीज में कि नहीं। ये मेन चीजें चल रही थी, ये मेन फैक्ट्स थे। To legislative immunity even if they have taken bribes in respect of the votes or speeches given them in the legislature। मेजॉरिटी जजमेंट ने क्या बोला था, पीवी नरसिम्हा में क्लियरली बोला था कि जो लेजिस्लेटर है वो पूरी तरीके से लाइबल होंगे ओनली इफ दे रिफ्यूज टू कास्ट वोट और गिव स्पीचेस डिस्पाइट टेकिंग ब्राइब। उन्होंने क्या बोला था कि सिर्फ
जो पर्सन्स ने मना कर दिया कि वो वोट नहीं देंगे, अगर स्पीच नहीं देंगे तो ही वो लायबल होंगे, लेकिन अगर उनने ब्राइब ली तो उससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं बताया गया था, उनने बोला था कि वो चीज में उनको प्रिविलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है भैया, जब ये केस गया है आगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है उनने जो पीवी नरसिम्हा का जो केस था उसको क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। और ये जो केस था वो कब का था बेटा, 1998 का, मतलब काफी टाइम पहले का। ठीक है, जिस जजमेंट में यही बोला था कि जो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कुड क्लेम इम्यूनिटी अंडर, वो क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं जब भी अगर कोई ब्राइब रिसीव कर रहा है वोट और स्पीच लेजिस्लेचर में। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से वो एक कंप्लीट और एक इलीगल चीज है जिसको क्या कंसिडर करना चाहिए, चाहे लेजिस्लेटर वोट करे, स्पीच करे हाउस में, लेकिन क्या वो ब्राइब अगर उसने ली है तो वो ब्राइब में क्या होगा, वो पूरी तरीके से लायबल होगा। सो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पीवी नरसिम्हा का जो जजमेंट था वो क्या किया, ओवर रूल किया, और क्लियर शब्दों में ये बोला कि अगर उसने क्या लिया है, ब्राइब लिया है, तो वो टोटली क्या होगा, उसके लिए लायबल होगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए इसमें, यहां पे डिस्कस हुआ था, उससे पहले हम एक और बात देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देयर इज अ केस ऑफ 1998 जो कि पीवी नरसिम्हा राव, जिसमें ये बोला गया था कि अगर किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट नहीं किया, स्पीच नहीं दी, तो वो पनिशेबल होगा, लेकिन ब्राइब के लिए नहीं होगा, डिस्पाइट टेकिंग ब्राइब। तो उसके बाद इस जजमेंट को बोला गया कि यार ये क्या चीज है, ब्राइब अगर वोट स्पीच के लिए ले रहे हैं तो उसमें लायबल होना चाहिए, क्यों प्रिविलेज मिल रहा है। तो ये मैटर अभी जाके चैलेंज हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पीवी नरसिम्हा का जो केस था उसको क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, और बोला क्लियरली एमपी एमएलए लायबल होंगे अगर ब्राइब हुई वोट और स्पीच में से रिलेटेड। कौन से आर्टिकल डिस्कस हुए यहाँ पे, पहला आर्टिकल 105 जो कि बात करता है पावर, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा, किससे रिलेटेड, जो मेंबर्स हैं किसके, पार्लियामेंट के। ठीक है, जिसमें 1052 बोलता है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का लायबल नहीं होगा किसी भी प्रोसीडिंग में कोर्ट के। तो यहाँ पे यही बात आई ना कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग रहा है, ब्राइबरी लग रही है, तो क्या वो लायबल नहीं होगा आर्टिकल 105 के हिसाब से, तो कोर्ट ने बोल दिया ब्राइबरी के लिए वो चीज होगी। ओके, दूसरा जो हुआ है वो 194 सब क्लॉज 2 हुआ है जो कि बात करता है किससे रिलेटेड, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड उनके पावर्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए हैं, और उनको 194(2) में बोला गया है कि वो भी क्या नहीं होंगे, प्रोसीडिंग्स सर्टेन एक्शंस के लिए लायबल नहीं होंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए थे, आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 194 सब क्लॉज 2। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो एक्सपेक्टेड मीन्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें आपको पीवी नरसिम्हा राव से रिलेटेड दे सकते हैं, दैट इज कि क्या लेजिस्लेटर जो एमपीज हैं, एमएलए, उनको बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं, और अगर मिल सकता है तो पहले उसका क्या जुडिशरी ने एक्शन लिया था और अब क्या एक्शन लिया है, वो आपको करना है रिलेवेंट लॉस के साथ, रिलेवेंट केस लॉस के साथ साइट। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया भैया, ब्राइब अगर लिया वोटर स्पीच में तो वो चीज अलाउड नहीं है। चलो तीसरे केस पे आते हैं। जो तीसरा केस है वो किससे रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कांट बी चेंज्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस रूल्स परमिट सो। 5 जज बेंच ने ये बोला है, क्या बोला है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं हो सकता अगर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया और उसके बाद आपने कोई नया एडिशन, नया रूल डाला है, तो वो चीज क्या नहीं हो सकती है, वो चीज चेंज नहीं हो सकती है। और ये जजमेंट दिया है 5 जज बेंच का, जिसका केस का नेम है तेज प्रकाश पाठक एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट एंड अदर्स। ये केस अभी का नहीं, ये केस बहुत पुराना केस है। साइटेशन है 2024 AC 864। बेंच बैठी थी CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के। एंड फोरम कहाँ का था, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। क्या मेन इशू था यहाँ पे, whether the rule of the game can be changed or not midway after the selection process for posts have begun unless the relevant rules expressly permit so। क्या एक बार जो सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है उसके बाद रूल्स जो है वो चेंज किए जा सकते, मतलब कुछ नया एडिशन किया जा सकता है कि नहीं, जब तक कोई रूल नहीं बोलता है तब तक। ठीक है, ये मेन इशू था यहाँ पर। ओके, व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर था, तो भैया ये मुद्दा था। ओके, चलो
सबसे पहले आते हैं हम फैक्ट्स पे। यहाँ पे मैंने मिस्टर बीन को लगाया है कि भैया मिस्टर बीन से आपको थोड़ा लगे कि हाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, मैंने उसका कोट वोट वाला लुक लगाया है, ठीक है। चलो सब फैक्ट सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। द इशू वाज रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय 3 जज बेंच इन द केस तेज प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट एंड अदर्स। यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि अगर एक बार मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसी में एक नया रूल आ गया कि भैया आपको ऐसे करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सारे उनने एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बता दिए, अब उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि ठीक है एप्लीकेशंस आने लगी हैं। अब एप्लीकेशंस आने लगे, उसके बाद कोई सिलेक्शन प्रोसेस में एक नई कंडीशन आ जाए कि ये एज लिमिट अब हमने रख दी है, तो वो चीज सही रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या वो सिलेक्शन प्रोसेस को गड़बड़ करेगा कि नहीं, ये मेन मुद्दा था। और इसी से रिलेटेड जो तेज प्रकाश का केस था वो 3 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए रेफर किया गया था। तेज प्रकाश में क्या हुआ था, बेंच ने डाउट किया था किसके ऊपर, करेक्टनेस ऑफ अर्लियर डिसीजन के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इससे पहले एक और केस आया था जिसमें यह बोला गया था कि सिलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज मिडवे ड्यूरिंग the process as would amount to changing the rules of the game after the game was played, which is clearly impermissible. Basically के मंजूश्री केस में यह बोला गया था कि एक बार अगर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो, उसको मिडवे में कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। उन्हें एग्जांपल दिया कि अगर एक बार खेला शुरू हो चुका है, अगर एक बार खेल शुरू हो चुका है, तो उस खेल में अगर आप कोई एडिशन चीज करोगे तो वो चीज सही नहीं रहेगी, वो इम्परमिसिबल है। और इसी केस से रिलेटेड क्या हुआ था, इसी केस से रिलेटेड रेफरेंस आया था तेज प्रकाश में कि क्या ये जो जजमेंट दिया गया है वो सही दिया गया है, और 3 जज बेंच ने देखा था। उसके बाद अब ये मैटर किसके बाद आ गया, आगे 5 जज बेंच के पास ये मैटर आ गया। ओके, मंजूश्री केस ने ये बोला एज इनवैलिड एज सब्सिक्वेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू मार्क्स व्हिच वाज नॉट ओरिजिनली स्टिपुलेटेड इन द नोटिफिकेशन। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था, जो कट ऑफ मार्क्स थे वो पहले नहीं बताए थे नोटिफिकेशन में, बीच में उसमें क्या कर दिया है, उनने एडिशन कर दिया। क्या ऑब्जर्वेशन रहा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन रहा, the Supreme Court Constitution Bench held that rules of the game cannot be changed midway after the selection process for posts have begun unless the relevant rules expressly permit so। Supreme Court ने भी वही एन मंजूश्री के हिसाब से बोला कि अगर एक बार क्या हो गया, एक बार जजमेंट शुरू, एक बार सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद मिडवे में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर उनने भी वही एग्जाम्पल दिया कि अगर एक बार खेला शुरू हो गया तो खेले में अगर नई एडिशन आप लेके आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऊनो खेलते हैं, ठीक है, तो ऊनो में काफी लोग क्या होते हैं, एकदम से नया रूल आने लगते हैं कि भैया ये तुमने किया, अब ये नया रूल है, ठीक है, +2+ ये एकदम नया रूल ले आते हैं। तो वो ही एग्जांपल उन्हें गेम का एग्जांपल दिया कि जैसे गेम के बीच में आप कोई नया रूल नहीं ला सकते हो, जो पहले से रूल स्पेसिफाइड है, जो पहले से चीजें बताई गई कंडीशन, उसी के हिसाब से आपको गेम खेलना पड़ेगा। सेम कंडीशन अगर एक सिलेक्शन प्रोसेस का एडवर्टाइजमेंट आया है, एक नोटिफिकेशन आई है, तो जो जो चीजें उसमें क्वालिफिकेशन दिए गए, जो जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप मिडवे में आके कोई नई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नया क्वालिफिकेशन नहीं दे सकते हो, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोली। The judgment stated that the appointing authority, in the absence of rules to the contrary, can devise a procedure for the selection of a candidate suitable to a process. It must also set benchmark for different stages of the recruitment process. और कोर्ट ने क्या बोला कि अगर अपॉइंटेड अथॉरिटी जो है, अगर वो रूल्स कॉन्ट्रेरी में कुछ हो रहा है, तो उसके बाद उनको अलग तरीके से पूरा ऐसा नोटिफिकेशन देना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट ना हो। If any such benchmark is set, the same is to be stipulated। हाँ, और कोर्ट ने बोला कि अगर आपने नोटिफिकेशन रिलीज करने के पहले कोई अथॉरिटी ने कोई अगर बेंचमार्क डिसाइड किया है, तो उसी बेंचमार्क पे आपने अगर नोटिफिकेशन रिलीज की है, तो आपको उसी नोटिफिकेशन पे क्या रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। इस केस में कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड था। ओके, तो आपके भी अगर फॉर एग्जाम्पल एक जुडिशरी का एग्जामिनेशन हो रहा है, जहां पे पहले ये बोला था कि इतने इतने कट ऑफ मार्क्स चाहिए रहेंगे आपको पासिंग के लिए, बट बाद में क्या बोल दिया कि भैया इससे ज्यादा, जैसे 40 बोले थे, बाद में बोल दिया 60 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया ना, आपने प्रीलिम्स दे दिया, फिर आपको बोल रहे हैं कि 60 हो गया, तो ये चीज क्या हुई, गलत हुई, और कोर्ट ने बोला कि वो चीज चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने बोला सो यू आर टेलिंग मी देयर इज अ चांस। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसको अगर कोई नए रूल्स आ गए, तो उसको क्या होगा कि यार मैंने तो ये सोचा था, मैंने इस हिसाब से प्रिपरेशन की थी, अब नए रूल्स आ गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि अगर कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में वो चीज होगी तो वो जस्टिफाइड नहीं है, तो यस देयर इज अ चांस, आपके लिए चांस रहेगी। ओके, चलो। इस केस में मुझे कोई एक्सपेक्टेड मींस क्वेश्चन नहीं लगा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट हाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, वो भी एज एन रिट से रिलेटेड, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आते हैं, जो कि बहुत ही चर्चा में चल रहा है,
आज से नहीं मेरे दोस्त, 2024 नहीं, बहुत ही सालों से इसकी चर्चा चल रही है, ठीक है। और वो चर्चा जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिसका भाई साहब बहुत सालों से चल रहा है कि क्या उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए या नहीं दिया जाए, मतलब क्या उसको प्रोवाइड दिया जाए, मतलब दे दे के वापस लिया जा रहा है, मतलब उसको इतने क्लोज में ऐसे डिसीजन आए। अगर हम एस अजीज की बात करें तो वहां पे बोल दिया कि नहीं हो सकता, उसके बाद फिर वो बार बार इतना वेट किया कि क्या बोलेगा आगे सुप्रीम कोर्ट, क्या आएगा जजमेंट। फाइनली जाके 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन डिसाइड करेगा, आगे उन्होंने बताया रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी, और भी क्या चीजें बोली वो हम इस केस में देखेंगे, ठीक है। केस नेम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल। साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 86869 की। बेंच बैठी है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पर्दीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। फोरम कहाँ का है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का यह मसला था। क्या मेन इशू था, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है, ऐसा वाला नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर यह है क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट एज पर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 30 के हिसाब से उसको हम माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये मेन मुद्दा था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। तो फैक्ट्स देखते हैं, सबसे पहले क्या बोले जा रहे हैं। तो ये इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम देख रहे थे कि कब जाके मैटर होगा, तो वो ऐसे लुक दे रहा है कि भैया अब फाइनली क्या हो गया, वो मैटर आ चुका है कि रेगुलर बेंच उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। 2019 में क्या हुआ था, 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिफर द इशू ऑफ वेदर अ यूनिवर्सिटी गवर्न्ड बाय अ स्टैट्यूट टू क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस टू अ 7 जज बेंच। 2019 में इसी पे एक जज बेंच बैठी थी, जो कि बैठी थी 3 जज बेंच। उनने क्या कर दिया, उनने मैटर किसको दे दिया, 7 जज बेंच को, जिनने अभी डिसाइड किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2024 में। और वो क्या था कि माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए आर्टिकल 30 के हिसाब से कि नहीं देना चाहिए। उसी के साथ साथ रेफरेंस जो इन्वॉल्व किया गया था वो किसका इन्वॉल्व किया गया था, वैलिडिटी ऑफ द 1967 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कौन सा, एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें क्या बोला था कि जो एएमयू यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस है वो डिनाई कर दिया गया था, ये बोलते हुए कि वहां पे एएमयू एक्टर्स को ग्रांट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो एस अजीज बादशाह जो कि कौन सी ईयर का था, 1967 का था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, और उसी से रिलेटेड यहां पर एक और मेन इशू था कि क्या माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है और क्या एस असीज का जो जजमेंट था वो सही था कि नहीं था। क्या ऑब्जर्वेशन रहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 7 जज बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 के रेशो में जजमेंट दिया। 4:3 मतलब 4 लोगों ने यहाँ पे मेजॉरिटी में ओपिनियन लिया और 3 जजेस ऐसे थे जिनने क्या दिया, अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, ठीक है। ओवर रूल था 1967, उनने क्या कर दिया, जो एस अजीज बादशाह का केस था उसको ओवर रूल कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, ये बोलते हुए कि वो हम उसको अब हटा रहे हैं। टू द एक्सटेंड इट हेल्ड दैट एन इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्टैट्यूट कैन नॉट क्लेम टू बी अ माइनॉरिटी स्टेट इंस्टीट्यूशन। एस अजीज बादशाह के केस में बोला था कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट किसी एक्ट से बना है तो वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता। उनने एस अजीज बादशाह केस में बोला था क्योंकि वो एएमयू के एक्ट से बना है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्या किया, 4:3 के बेसिस पे वो जो एस अजीज बादशाह का जो केस था उसको ओवर रूल कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। मेजॉरिटी ने ये बोला कि जो इनकॉर्पोरेशन है, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो इंटरचेंजेबल यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एएमयू क्या किया गया, इनकॉर्पोरेटेड किया गया एक एम्पेरिकल लेजिस्लेशन की वजह से, एक्ट की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैब्लिश नहीं किया गया है माइनॉरिटी की तरफ से। कोर्ट ने बोला कि मेन जो इशू था वो ये था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा रेगुलर बेंच। लेकिन कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी बॉडी अगर एक एक्ट से बनी है तो वो माइनॉरिटी के लिए क्लेम नहीं कर सकती, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला अब इस मैटर पे कौन डिसाइड करेगा, एक रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी। और जो एस अजीज बादशाह का यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरटर्न कर रहे हैं, जिसने माना कर दिया था माइनॉरिटी स्टेटस देने से, ठीक है।
कोई भी, इट कैन नॉट बी आर्ग्यू दैट द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट मेरली बिकॉज द स्टैट्यूट सेज इट वाज पास टू एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी। और ये बोला कि ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि जो यूनिवर्सिटी है एस्टैब्लिश की गई है पार्लियामेंट स्टैट्यूट की वजह से, इसलिए हम उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते। विल डिफेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल 330 फॉर्मलिज्म मस्ट गिव्स टू वे टू एक्चुअलिटी। और कोर्ट ने बोला कि अगर हम ये कंसिडर कर लें कि वो स्टैट्यूट से बना है, तो आप जो मेन हमारा आर्टिकल 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट दिया गया है माइनॉरिटी से रिलेटेड, वो क्या कर रहे हो, वो वायलेट कर रहे हो। ये चीज क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और उसी के साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि जो डिटरमाइन करना है कि स्टैब्लिश को इंस्टीट्यूशन को, कोर्ट को ट्रेस करना पड़ेगा उसका जेनेसिस इंस्टीट्यूट का, एंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में ब्रेन है। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, तो उसका पूरा उनको देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में माइनॉरिटी को बिलोंग करती है, एक्चुअल में वहां पे माइनॉरिटी से रिलेटेड चीजें होने वाली हैं कि नहीं। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो प्रूफ आइडेंटिफिकेशन का वो क्या होगा, मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, और कितने फंड्स आ रहे हैं उसमें वो भी माइनॉरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल दिया उन्होंने, एस अजीज बादशाह का जो केस था वो क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, और ये बोला कि ऐसा नहीं है, कोई एक्ट अगर स्टैट्यूट से बना है तो वो क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल क्लेम कर सकता है माइनॉरिटी स्टेटस। और ये चीज अब कौन डिसाइड करेगी, रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी। मैंने आपको बताया था कि 4:3 के बेसिस पे जजमेंट आया है, मतलब 4 लोगों ने क्या किया था, 4 लोगों ने अपना मेजॉरिटी में जजमेंट दिया था, और जिसमें से 3 लोगों ने क्या किया था, अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। जिसमें से जो सबसे पहले जज थे वो कौन थे, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या बोला, सूर्यकांत ने पहली बात तो डिसेंट किया, उन्होंने ये बोला कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है आर्टिकल 30 प्रोटेक्शन मांगते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जेक्टिव टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, किसका, स्टैब्लिश का और एडमिनिस्टर्ड हुए हैं माइनॉरिटी से कि नहीं। उनको टेस्ट देना पड़ेगा कि भैया वो क्या एक्चुअली में एडमिनिस्टर हुए हैं या एस्टैब्लिश हुए हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, ये पहले टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है वो स्टैट्यूट के बिहाइंड, वो यूनिवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जरूरी है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड कर पाएगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम इस केस की बात करें, अगर हम एएमयू की बात करें, तो वो एएमयू एक्ट बना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो क्या उसका मेन एम यही था कि वो माइनॉरिटी से रिलेटेड काम करें, माइनॉरिटी से रिलेटेड उसको बिलोंग किया जाए, ये चीज डिसेंटिंग में उन्होंने बोली। ठीक है, दूसरे जो जज थे वो जिन्होंने डिसेंट किया वो थे जस्टिस दीपांकर दत्ता, जिन्हें ये बोला कि ये पूरी तरीके से क्या, एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और आप ये नहीं बोल सकते कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए क्लेम कर सकता है, इट इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये चीज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बोली। तीसरे जो जज थे वो थे आपके जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जिनने भी क्या किया था, डिसेंट किया था, और उन्हें क्लियरली बोला कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन का वो, और उसी के साथ साथ वो बिना किसी आउटसाइड फोर्सेस के यूज करती है, सोर्सेज नहीं लगते हैं, तो उसी हिसाब से हमें कंसिडर करना चाहिए। उन्हें मना कर दिया कि ये जो आपने अलाउ किया है, एस अजीज वाला को ओवरटर्न किया है, वो चीज सही नहीं है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो गिव द ऑप्शन ऑफ सेक्युलर एजुकेशन, और ये बोला कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको सेक्युलर एजुकेशन वाला भी ऑप्शन क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। ये चीज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बोली। ठीक है, तो 3 जो जजेस थे उन्होंने क्या किया, डिसेंट किया इस जजमेंट पे पूरी तरीके से। कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए थे यहाँ पे, आर्टिकल 30 डिस्कस हुआ था, यही डिस्कशन होगा, यही रिएक्शन होगा तुम्हारा, कौन से प्रोविजन। ठीक है, सो आर्टिकल 30 डिस्कस हुआ था, जो कि बात करता है किससे रिलेटेड, राइट ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड, जो कि स्टैब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं वो जो स्टैब्लिश करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनसे रिलेटेड फंडामेंटल राइट किसमें दिया गया है, राइट अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया है। ओके, कौन से एक्सपेक्टेड मीन्स क्वेश्चन है यहाँ पर, शेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट करेगा, दैट इज एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज इन इंडिया। आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन माइनॉरिटी से रिलेटेड बताना है, जिसमें आर्टिकल 30 भी आ जाएगा, एंड द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। जुडिशरी का रोल मतलब केस लॉ से बेसिस पे आपको बताना है। डिस्पाइट केस लॉ दैट हैव शेप्ड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेफगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल एंड द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको जो डिस्कस करना है कि केस लॉज जिनने क्या किया है, पूरे माइनॉरिटी से रिलेटेड पूरा जो शेप बनाया है, लीगल फ्रेमवर्क जो रहा है, वो भी आपको अपने आंसर में बताना है। ओके, नेक्स्ट केसेस, भैया ये केस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड था, इस पे काफी लोगों का ज्यादा डिबेट और डिस्कशन में नहीं आया था, बट ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिस्कस दिया था। बेसिकली यहाँ पे बात हुई थी जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर है उससे रिलेटेड, कि क्या वो स्टेट लिस्ट में पावर आएगी कि नहीं आएगी।
पावर ऑफ स्टेट टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल अंडर टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, ठीक है, कि पावर है स्टेट की कि वो रेगुलेट कर सकेंगे इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो कि क्या आएगी, टर्म में आएगी इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर में। और ये जजमेंट जो दिया था पूरी 9 जज बेंच ने दिया था। केस सेम है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मैसेस ललिता प्रसाद वैश्य, साइटेशन है 2024 SC 832, बेंच बैठी CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस BB नगरत्ना, जस्टिस JB परदेवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जवल गोयल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज बसे। एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है। क्या मेन इशू था, क्या स्टेट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं डीनेचर स्पिरिट और इंडस्ट्रियल अल्कोहल नॉट। बेसिकली डीनेचर स्पिरिट मतलब कि एक ओरिजिनल फॉर्म से उसको आपने क्या किया, उसमें कुछ मिलाया है, कुछ घटाया है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रिंक है जिसमें आपने क्या किया, बाद में एडिशन करके उसमें कुछ उसका टेस्ट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, या उसमें कुछ हटा के उसको चेंज कर दिया, तो वो क्या होता है, डीनेचर स्पिरिट होता है। तो यहाँ पर मेन इशू था कि क्या डीनेचर स्पिरिट और जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसमें स्टेट का पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं, क्या वो स्टेट लिस्ट में आएगा 7 शेड्यूल के हिसाब से कि नहीं, ये मेन इशू था यहाँ पे। ओके, क्या फैक्ट्स रहे, जो प्रेजेंट मैटर था वो रिफर किया गया था 9 जज बेंच को, और वो कब रिफर किया गया था, 2007 में। उसी के साथ जो मेन यही था कि यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वो कि सेक्शन 18G को इंटरप्रेट करने का, जो कि बात करता था किससे रिलेटेड, कि पावर स्टेट लेजिस्लेचर की, कि किस तरीके से लेजिस्लेचर की पावर, गवर्नमेंट की पावर, कि किस तरीके से वो रेगुलेट करेंगे, ट्रेड करेंगे लिक्विड से रिलेटेड। एंट्री 33 लिस्ट 3 की क्या बोलती है, 7 शेड्यूल की, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास पूरी तरीके से पावर है, वो रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे इंडस्ट्री से अंडर यूनियन कंट्रोल एंड सिमिलर इंपोर्टेड गुड्स। उसी के साथ साथ जो मैटर था फिर क्या हुआ, रेफर किया गया 9 जज बेंच में कि क्या स्टेट रेगुलेट कर सकते हैं डीनेचर्ड स्पिरिट को, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को, कि नहीं। तो 9 जज बेंच ने ये बोला, it may be noted that apart from entry 33 list 3 entry 8 list second also provides regulation power of the state with regards to intoxicating liquor। उन्होंने ये बोला कि लिस्ट 2 में भी वो चीज दी गई है स्टेट के पास इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर से, तो क्या हमें लिस्ट 2 में कवर करना है उसको या हमें दूसरी लिस्ट में कवर करना है, ये मेन इशू ये चीजें चल रही थी। ओके, तो ये बताया कि लिस्ट 2 के पास के हिसाब से स्टेट के पास क्या पावर है, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर के पास पावर है, तो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर में क्या डीनेचर स्पिरिट आएगी कि नहीं, ये मेन मुद्दा था। सो ऑब्जर्वेशन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 8:1 की मेजोरिटी में दिया, मतलब एक जज ने क्या किया, डिसेंट किया। ये बोला कि स्टेट के पास पूरी तरीके से पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं डीनेचर स्पिरिट को, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। मेजोरिटी ने कंक्लूड किया कि जो इंडस्ट्रियल लिक्वर है वो क्या है, एंट्री 8 में लिस्ट 2 के, वो 7 शेड्यूल के, वो क्या इंक्लूड करता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी इंक्लूड करता है। मतलब कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल तो पता है लिस्ट 2 में, लेकिन क्या अगर एक अल्कोहल को डीनेचर स्प्रेड हो गई है तो क्या उसको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये मेन मुद्दा था। तो कोर्ट ने बोल दिया बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा, स्टेट में वो इंक्लूड होगा, और ये 8:1 की मेजोरिटी से बोला। मेजोरिटी ने ये बोला कि जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर है वो इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता सिर्फ अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है उस बेसिस पे, और उन्होंने ये भी बोला कि जो लिक्विड्स कंटेन करते हैं अल्कोहल जो कि क्या कर सकते हैं, यूज हो सकते हैं, मिसयूज हो सकते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो पूरी तरीके से इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर में होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल डीनेचर स्पिरिट अगर कोई यूज कर रहा है मिलाकर वो अल्कोहल यूज कर रहा है तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही जा रही है कि नहीं जा रही है, इस पे स्टेट का भी अधिकार होना चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए, इस पे काम करने के लिए। डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, वो किसने दिया, जस्टिस BB नगरत्ना ने दिया। उन्हें ये बोला कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल मतलब अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। उन्हें ये बोला कि ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल में नहीं आ सकती, क्योंकि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मतलब होता है कि जो कि ह्यूमन आदमी कंज्यूम नहीं कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू गिव अ डिफरेंट मीनिंग टू टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर विच इज कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमवर्क। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर स्टेट में अलाउ करके डीनेचर स्पिरिट सही नहीं कर रहे हो, आप उसको खुद से इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते हो। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सीन इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमशन होता है अल्कोहल का, वो देखना चाहिए। बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल में हम डीनेचर स्पिरिट भी इंक्लूड कर लें और ह्यूमन कंजम्पशन को अलाउ कर दें। ठीक है, तो ये चीज डिसेंटिंग ओपिनियन में दी थी और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर में ही आएगा आपका डीनेचर स्पिरिट।
कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए यहाँ पे? ये जो बांगिया जो है उसको, ठीक है, छुप छुप के वो बोलता है ना, मैं करूंगा काम, तो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इज सेक्शन 18G ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जो कि पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करे लिक्विड से रिलेटेड मैटर को। एंड लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, जो कि 7 शेड्यूल का पार्ट है, आपको पता होगा 3 लिस्ट है, नहीं पता तो उसमें स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट, यूनियन अपना सेंटर जो चीजें होंगी, स्टेट जो होगा वो अपनी देखेगा, एंड जो कॉन्करेंट है वो दोनों उस पर स्टेट और यूनियन काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल के पार्ट में ही डीनेचर स्प्लिट आएगा और अंडर लिस्ट 2, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोली है। 9 जज बेंच का जजमेंट था जिसमें 8:1 की मेजोरिटी में डिसेंट किसने किया है? जस्टिस बीवी नगरत्ना ने। ओके, चलो क्या मींस क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया गया है यहाँ पे? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मतलब कौन सा? लिस्ट 2 7 शेड्यूल, ठीक है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द रेगुलेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड से रिलेटेड कि कौन सी लिस्ट में दिया गया है, कौन से सेक्शन में बताया गया है। हाउ हैज द जुडिशरी इंटरप्रिटेड द स्कोप ऑफ दिस पावर इन रेगुलेटिंग प्रोविजन, और किस तरीके से जुडिशरी ने इस पावर को इंटरप्रेट किया है इन रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ अल्कोहल, और बेसिकली पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ पब्लिक हेल्थ और मोरल कंसर्न्स एंड फेडरल बैलेंस। मतलब आपको केसेस हैं अगर, तो केसेस भी बताना है, साइट करना है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है तो वो भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गिव मी अ सेकेंड, यस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भैया जिससे हमने शुरुआत की थी दैट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो क्या हो चुकी है, वो फाइनली जो स्कीम वो क्या हो चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किसने किया है? पूरी 5 जज बेंच बैठी थी, जिस केस का नेम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। साइटेशन थी 2024 सुप्रीम कोर्ट 118 की। बेंच बैठी थी सीजे डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की। एंड फोरम कहाँ का जजमेंट था? सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। क्या मेन इश्यू था यहाँ पे कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वायलेटिव है राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कि नहीं। बेसिकली यहाँ पे काफी पिटीशन फाइल हुई थी। पहले मैं आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब बता देती हूँ जिनको नहीं पता। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होती है? एक बॉन्ड होती है जैसे हम प्रोमिसरी नोट वगैरह देखते हैं वैसे ही वो होती है, ठीक है। उसको आपको परचेज करना पड़ता है और वो आप किस लिए कर रहे हो कि आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सको, फंड्स दे सको, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हुई थी इंट्रोड्यूस वो बेटा 2017 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस प्रोवाइड करती थी। अब क्या हुआ, इससे रिलेटेड काफी जो अपोजिशन है उन्होंने बोला कि यार ये चीज सही नहीं है, ये गलत जा रही है, सारी चीजें उठ के आई। तो उसके बाद क्या हुआ, ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन पे गया कि क्या ये आर्टिकल 19(1)(a) का जो स्पीच और एक्सप्रेशन का जो है मेन रोक रहा है एक्सप्रेस करने का तरीका इलेक्ट्रल बॉन्ड करके फंड देते हुए पार्टी को, ये सही जा रहा है कि नहीं। इससे रिलेटेड क्या हुआ था, मेन इशू उठा था। क्या फैक्ट्स है एट द हार्ट ऑफ द पिटिशनर द ऑब्जेक्शन टू दी, मैंने वही बताया कि इलेक्शन बॉन्ड से रिलेटेड जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस हुए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे मुद्दा उठा था। पिटिशनर जो इंक्लूड किए थे वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के, और जो कांग्रेस लीडर थी जया ठाकुर वो भी इंक्लूड थी। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो क्या कर रही है, पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन कर रही है, और उसी के साथ साथ जो वोटर का राइट टू इंफॉर्मेशन है वो भी क्या कर रही है, वॉयलेट कर रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 91 एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन वाला जो RTI वाली जो चीज है वो क्या कर रही है, वॉयलेट कर रही है। उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि जो फैसिलिटेट करती है कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी से कंसर्न कर रही है अकाउंटेबिलिटी और जो इंटीग्रिटी है इलेक्ट्रल फाइनेंस में कि पार्टीज गलत तरीके से इसका स्कीम का यूज कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये जो स्कीम है वो क्या कर देना चाहिए, स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। फिर ये मैटर ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, 5 जज बेंच देखता है जो कि ये बोलते हैं एनिमल्सली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है, वॉयलेटिव है किसकी, राइट टू इन्फॉर्मेशन की आर्टिकल 19(1)(a) में जो दिया गया RTI, उसमें क्लियरली बोला कि उनने कि ये जो पूरी तरीके से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है पब्लिक का वो वॉयलेट कर रहा है, और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसको हम स्ट्रक डाउन कर रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, स्ट्रक डाउन हो चुकी है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी आगे मसला नहीं होगा। कोर्ट ने ये बोला कि जो रिस्ट्रिक्टिव मीन्स है टेस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है यहाँ पे, कि उसका बेसिकली रैशनल एक्सेस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि जो अचीव था वो क्या था कि भाई जो ब्लैक मनी है उसको कर्ब कर सके, लेकिन जो प्रॉपर जो चीजें हैं वो अचीव नहीं हो पा रही है, इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या करी, कोर्ट ने पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन कर दी।
और उसी के साथ वो क्या कर रही थी, जो आरटीआई है आर्टिकल 19(1)(a) में वो भी इन्फ्रिंज कर रही थी। ओके, सो कौन सा यहाँ पे हुआ, आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की भी बात की गई है। और आरटीआई एक्ट के हिसाब से भी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड थी, प्रॉपर लोगों पे इन्फॉर्मेशन गलत जा रही थी, गलत तरीके से उसका यूज हो रहा था, तो उसको क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड को। 5 जज बेंच ने ये स्ट्रक डाउन किया 2024 में। क्या एक्सपेक्टेड मींस क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, आपको बताना है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की क्या वैलिडिटी रही, मतलब आप उसमें ये बताओगे कि 2017 में वो आया, कौन से एक्ट से आया ये बताओगे। उसी के साथ आपको आर्टिकल 19 से आरटीआई से उसका क्या रेफरेंस है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जैसे अगर हम अभी बात करें लीगलिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड की, तो ये एसोसिएशन फॉर वाला केस हो गया। और भी 2 केसेस हैं जिसमें क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड हुआ है, और उसमें अब आप ये बता सकते हो कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये आप अपने मेन्स आंसर में लिख सकते हो। ओके, सो ये थे हमारे जजमेंट्स। अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इन केसेस से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सा आर्टिकल क्या करता है, बताता है राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश से रिलेटेड, आर्टिकल 29, 27, 28, आर्टिकल 30। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 30। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, वो कौन सी लिस्ट में दिया गया है 7 शेड्यूल की, रेसिडुअरी लिस्ट में दिया गया है, यूनियन लिस्ट में दिया गया है, कॉन्क्रीट लिस्ट में दिया गया है, और स्टेट लिस्ट में दिया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज स्टेट लिस्ट। हमने जिसका देखा अभी जजमेंट किससे रिलेटेड, लिक्वर से रिलेटेड। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। आर्टिकल 19 कौन से राइट इंक्लूड करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो करेक्ट आंसर होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा प्रिविलेजेस नहीं है कलेक्टिव प्रिविलेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग, द राइट टू रेगुलेट इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस। ठीक है, सो यहाँ पर क्या फ्रीडम ऑफ डिबेट भी है उनके पास, रेगुलेट इंटरनल मैटर्स भी है, और उसी के साथ प्रिविलेज एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स भी है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस। ओके, under which article of the Constitution of India has the National Commission for Scheduled Caste been constitution? कौन से आर्टिकल में आपका जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, 332 में, 338 में, 342 में और 328 में। सो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 338। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। सो अभी तक हमने पहले 5 केसेस देखे, जो 5 केसेस थे किसके, 2024 के कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ही हैं, और वो जजमेंट्स भी किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस जो हम देखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बहुत बड़ा जजमेंट दिया, जिसको हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी से रिलेटेड बहुत बड़ा जजमेंट दिया। सो बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट except its provision regulating higher education degrees। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट की जो वैलिडिटी थी उसको क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया, उस पे थप्पा लगा दिया कि ये एक्ट जो है वो पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पूरा एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट उसमें जो एजुकेशन हायर डिग्री से डील करता है उसके प्रोविजंस हटा दो, बाकी जो पूरा एक्ट है वो क्या है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरी तरीके से वो क्या है, वैलिड है। इस केस का नाम था अंजुम कदारी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। बेंच बैठी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की, एंड फोरम कहाँ का था, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है,
काफी बच्चों ने मुझसे बोला कि जैसे ही न्यू सीजे आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, तो वो लोग सब वो जो ट्रायो था, ये हमारा जो ट्रायो था डीवाई चंद्रचूड़ का, जस्टिस जेबी पर्दीवाला का एंड जस्टिस मनोज मिश्रा का, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मेजर जजमेंट्स में यही ट्रायो बैठता था। तो अब आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, अब वो ट्रायो चेंज हो गया है। तो काफी लोगों ने मुझसे बोला भी, स्टूडेंट्स ने, कि वो ट्रायो को बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस केस के सबसे पहले हम फैक्ट्स देखते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला, यूपी कॉन्स्टिट्यूशनल जो था हमारा यूपी मदरसा एक्ट, एजुकेशनल एक्ट, उसको क्यों उसकी वैलिडिटी अपहेल्ड की, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, देयर इज अ पर्सन जिसका नाम था अंशुमन सिंह राठौर। क्या नाम था? अंशुमन सिंह राठौर। फाइल्ड अ रिट पिटीशन। उन भाई साहब ने क्या किया, एक रिट पिटीशन फाइल की, और वो रिट पिटीशन कहाँ पे फाइल की? सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की होगी तो कौन से आर्टिकल से की होगी? आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। और वो रिट पिटीशन किस बेसिस पे थी? वो रिट पिटीशन थी यूपी मदरसा बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड, कि क्या यूपी मदरसा बोर्ड एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी वैलिडिटी से रिलेटेड सवाल उठाया गया। एंड द मैनेजमेंट ऑफ मदरसा बाय द मिनिस्ट्री वेलफेयर डेवलपमेंट, और किससे रिलेटेड? मदरसा जो मिनिस्ट्री वेलफेयर डेवलपमेंट से मैनेज किया जा रहा है उससे रिलेटेड सवाल उठा था। हालांकि यहाँ पर जो पिटीशन फाइल की गई थी तो उसमें काफी ज्यादा इश्यूज भी रेज्ड हुए थे, और वो जो इश्यूज थे वो किससे रिलेटेड थे? यूनियन से रिलेटेड भी थे और स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलेटेड थे, कि किस तरीके से यूनियन मदरसा को मेंटेन करिए और किस तरीके से जो स्टेट है, जो हमारे राज्य हैं, वो मदरसा को मेंटेन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी इसमें काफी इश्यूज उठे थे। उसी के साथ क्या होता है, पहले जो सबसे पहले पिटीशन जो जाती है इसमें जो पर्सन थे उन्हें जो सबसे पहले जो पिटीशन फाइल की वो कहां पर की? हाई कोर्ट में। ठीक है, सॉरी, हाई कोर्ट में फाइल की थी। तो हाई कोर्ट में किसके थ्रू गए? वो 226 के थ्रू। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट में वो गए तो हाई कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन फाइल की वो यही बोला कि ये जो यूपी मदरसा एक्ट है वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वैलिडिटी उन्होंने क्या की? चैलेंज की। कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्या किया? यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को, जो कि 2004 का एक्ट है, उसको क्लियरली क्या बोल दिया कि ये एक्ट जो है वो पूरी तरीके से क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला तो ऑब्वियस सी बात है हाईकोर्ट को बताना पड़ेगा कि उन्हें क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। तो हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ये क्या कर रहा है? जो हमारे सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरी तरीके से वायलेट कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो हमारे पास पिटीशन आई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो पिटीशन आई थी किससे रिलेटेड? यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट से चैलेंज से रिलेटेड, वैलिडिटी से रिलेटेड, वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक्ट। और वो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो क्या कर रहा है? सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। आफ्टर दैट, फॉलोइंग दिस, अ 3 जज बेंच heard the challenge to the इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। अब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट में बोल दिया कि ये जो एक्ट है वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अब जाहिर की बात है कि लोग क्या करेंगे? उसको चैलेंज करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये फिर मैटर कहाँ पे गया? 3 जज बेंच में गया, जो कि क्या करेंगे? इस मैटर को सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सो मेन इश्यू यहाँ पे क्या था? रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट, की क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पे? द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट है ये पूरी तरीके से वैलिड है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ऑर्डर हम क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से सेट असाइड कर रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं, क्योंकि ये एक्ट जो है वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया? एरर की, गड़बड़ की, स्ट्राइक डाउन करके यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को। और उसी के साथ उन्हें ये बोला कि जो हाई कोर्ट ने रीजनिंग दी है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म के वो वायलेट कर रहा है, ये रीजनिंग भी गलत दी है। और इसी बेसिस पे उन्हें जो हाई कोर्ट का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एक स्टैट्यूट है
वो स्ट्रक डाउन तभी हो सकता है जब वो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई प्रोविजन जो कि क्या है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को वायलेट कर रहा है, तभी आप किसी स्टैट्यूट को स्ट्रक डाउन कर सकते हो, बिना फालतू में आप किसी भी स्टैट्यूट को स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली, दैट मदरसा एक्ट टू द एक्सटेंट और रेगुलेट्स हायर एजुकेशन रिलेशन टू द Fazil and Kamil degrees is in conflict with the UGC Act and to that extent it was unconstitutional। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया पूरा एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वैलिड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इस एक्ट में जो हायर एजुकेशन की डिक्रीज है, दैट इज फाजिल एंड आपका क्या, कामिल, वो डिक्रीज क्या है, वो यूजीसी जो है हमारा उस कमीशन से क्या नहीं करती है, उस प्रोविजन से इनैक्ट नहीं करती है, उस प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करती है, इसीलिए उन डिग्रीज के बेसिस पे उस डिग्रीज के लिए वो क्या है, एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट बाकी जो अगर हम ओवरऑल बात करें, बाकी जो पूरे प्रोविजंस बात करें, बाकी जो हम क्लॉजेस बात करें, तो वो पूरी तरीके से वो एक्ट क्या है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, सो एक और बात देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर क्या हुआ था, एक पर्सन थे जिनने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी, और वो रिट पिटीशन इस बेसिस पे फाइल की थी यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट जो कि 2004 का था, ये बोलते हुए कि ये जो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स है और ये जो बाकी चीजें वायलेट कर रहा है, इस बेसिस पे उन्होंने चैलेंज किया था। तो जब ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, उस एक्ट को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और ये बोला कि ये बेसिक प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म के क्या करता है, वायलेट करता है। जैसे ही हाईकोर्ट ने ये चीज बोली तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया, 3 जज बेंच बैठी जो कि डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की, तो 3 जज बेंच ने ये बोला कि ये जो एक्ट है ये किसी भी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो वैलिडिटी थी उसको अपहेल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो हाईकोर्ट ने स्टक डाउन किया वो गलत किया, हाईकोर्ट ने जो रीजनिंग दी वो गलत दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक जो स्टैट्यूट है वो तभी वायलेट हो सकता है, तभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहला सकता है, अगर उसने किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट वायलेट किया हो जो कि पार्ट 3 में दिया है, या तो उसने कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को वायलेट किया हो। यहां पर ये स्टैट्यूट दैट इज यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहा है, ना ही कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस वायलेट कर रहा है, इसीलिए इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या कर रहे हैं, अपहेल्ड कर रहे हैं। एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली, फॉर एग्जाम्पल ये एक्ट है, ठीक है, अब इस एक्ट में काफी सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, कुछ प्रोविजंस यूजी डिग्री से रिलेटेड है, कुछ प्रोविजन कुछ और चीजों से रिलेटेड है मदरसा के, और उसी में से एक प्रोविजन है जो कि आपका किससे है, हायर डिग्री से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पूरा एक्ट है ये पूरी तरीके से वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इसमें जो हायर डिग्री से रिलेटेड क्राइटेरिया है, जो हायर डिग्री से प्रोविजन है, वो क्या है, वो इनवैलिड है, क्योंकि वो प्रोविजन जो हमारा यूजीसी से उससे कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो जो प्रोविजंस हैं वो क्या है, पूरी तरीके से इनवैलिड है। बट जो ओवरऑल अगर हम एक्ट की बात करें तो वो एक्ट क्या है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोली। ठीक है, सो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर। कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुए, तो इसमें आर्टिकल 21A डिस्कस हुआ जो कि हमारा राइट टू एजुकेशन से बात करता है। ऑब्वियसली बात है, जब हम यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या देखा होगा, आरटीई को देखा होगा। ठीक है, सो आर्टिकल 21A बात करता है दैट इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, किसके लिए, जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनके लिए आरटीई बोलता है आर्टिकल 21A में। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 28 जो कि बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। उसमें ये बोला गया है कि वो प्रोटेक्ट करता है किसको, जो फ्रीडम है रिलीजन का, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और उसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, रिलीजियस ग्रुप के राइट्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट है, वो भी क्या करता है, आर्टिकल 28 पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने इसमें देखा था दैट इज आर्टिकल 30 जो कि बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज का राइट जो कि क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आर्टिकल 30 का बात हुई है। और बेसिकली यहाँ पर वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं खुद की चॉइस के, और उसी के साथ ये जो राइट है अप्लाई करता है माइनॉरिटीज पे बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज।
तो ये 3 आर्टिकल्स दैट इज आर्टिकल 21A, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 30 डिस्कस हुआ है इस केस में। ओके, कौन सा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं आपके मेंस जुडिशरी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस केस में? तो इस केस में आपसे पूछा जा सकता है दैट इज हाउ डज द जुडिशरी इंटरप्रेट एंड बैलेंस आर्टिकल 21A 2813 सेफगार्डिंग एजुकेशन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम। किस तरीके से जुडिशरी क्या करेगा, सेफगार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आरटी को एंड रिलीजियस जो हमारे फ्रीडम्स दिए हैं, रिलीजियस आर्टिकल्स दिए हैं उनको। तो ये चीज आपको किससे बतानी है? आपको पहले आर्टिकल्स बताने हैं तीनों के बारे में, उसके बाद उन आर्टिकल्स का क्या पूरा रहा है हिस्ट्री वो बता सकते हो, एंड आफ्टर दैट उन लोगों का जो कॉमन केस लॉज है, कॉमन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हमारा किससे रिलेटेड, आर्टिकल 39B। आर्टिकल 39B इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39B से एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया, जिनने ये बोला कि जो मटेरियल रिसोर्सेज की बात की गई, मटेरियल कम्युनिटी की बात की गई है, आर्टिकल 39B में जो प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज की बात की गई है, प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी की बात की गई है, उसमें सारी प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं आएंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी विद स्टेट मस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एज पर आर्टिकल 39B। उन्होंने ये बोला कि सारी हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, मटेरियल रिसोर्स कम्युनिटी नहीं होती, जो कि क्या करेगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज पर आर्टिकल 39B। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली। केस नेम था प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स। बेंच बैठी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस BB नगरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस JB परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस SC शर्मा एंड जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज। एंड फोरम कहाँ का था आपका, सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। सो यहाँ पे आपकी ये जज बेंच बैठी थी जिनने क्या बोला, आर्टिकल 39B से रिलेटेड मैटर बताया। क्या मेन इशू था यहाँ पे, वेदर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन फॉर्म पार्ट ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी और नॉट, कि क्या सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर्म पार्ट कर सकती है मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी का कि नहीं, विच द स्टेट इज ऑब्लिगेड टू इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटिव एज पर द DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आर्टिकल 39B जो कि DPSP का पार्ट है, उसमें ये बोला गया है कि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्विटेबली को, किस बेसिस पे, जितनी भी हमारी मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी को, प्राइवेटली ओन्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर ये बोला कि अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये मेन इशू था इस केस में। क्या फैक्ट्स रहे इसके, सो द बैच ऑफ पिटीशन इनिशियली अरोज इन 1992। कहाँ से शुरू हुई थी कहानी, 1992 में क्या हुआ था, कुछ पिटीशंस फाइल हुई। और जब 1992 में कुछ पिटीशन फाइल हुई एंड वाज सब्सिक्वेंटली रेफर्ड टू अ 9 जज बेंच इन 2002। 1992 में पिटीशन की शुरुआत हुई और 2002 में क्या हो गया, 2002 में उसको 9 जज बेंच को रेफर कर दिया गया। ठीक है, 2002 में क्या कर दिया गया, 9 जज बेंच को रेफर कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल बाद क्या कर दिया गया, रेफर कर दिया गया। After more than 2 decades of being in limbo, it was taken for hearing in 2024। और 1992 से चल रहा केस अब जाके 2024 में क्या हुआ, 2024 में उसकी हियरिंग हुई, 2024 में उससे रिलेटेड जजमेंट आया। मेन क्वेश्चन क्या था बेंच के सामने, मेन क्वेश्चन ये था कि क्या मटेरियल रिसोर्सेज कम्युनिटी के जो कि आर्टिकल 39B में है वो करते हैं कि स्टेट को सारी प्रॉपर्टी कवर करनी है कि सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी होंगी, दैट इज विच स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शुड क्रिएट पॉलिसीज टू शेयर कम्युनिटी रिसोर्सेज फेयरली फॉर द कॉमन गुड इंक्लूड्स प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज। क्या उसमें सारी प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज आएंगे कि नहीं, ये मेन इशू था इस केस में। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन रहा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया, ये पहली बात तो 9 बैच का जजमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दिया वो क्या दिया, 7:2 के बेसिस पे दिया, जिसमें से 7 लोगों ने क्या दिया, अपना मेजॉरिटी ओपिनियन दिया और जो 2 जजेस थे उन्होंने क्या दिया, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। The Supreme Court held by a majority of 7:2
that all private properties cannot form part of the material resources of the community. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि सारे जितने भी हैं हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी वो फॉर्म पार्ट नहीं कर सकते हैं मटेरियल रिसोर्स कम्युनिटी का। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। मतलब जो आर्टिकल 39B में स्टेट के पास ऑब्लिगेशन है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें सारी प्राइवेट ओन प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, वो एक लिमिट तक ही आएंगी। Which the state is obliged to equitably redistribute as per the DPSP under Article 39B of the Constitution. उसी के साथ कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट हेल्ड सम प्राइवेट प्रॉपर्टीज मे कम अंडर आर्टिकल 39B प्रोवाइडेड दैट दे मीट द क्वालिफायर्स ऑफ बीइंग अ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। और कोर्ट ने बोला कि इसमें भी क्या होगा, एक क्राइटेरिया बिठाया जाएगा कि कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज आएंगी, तो उसमें भी क्या उस क्राइटेरिया में जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्वालिफाई करेंगी उसी को 39B के हिसाब से स्टेट की तरफ से क्या मिलेगा, रिडिस्ट्रीब्यूटिव वाली चीज मिलेगी। अब मैंने आपको बताया कि इस केस में क्या था, 7:2 के ओपिनियन से आया था। तो सबसे पहले हम मेजॉरिटी व्यू देखेंगे कि क्या मेजॉरिटी व्यू रहा जजेस का। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज व्हिच मे बी प्राइवेटली ओन्ड एंड इनहेरेंटली हैव अ बियरिंग ऑन इकोलॉजी एंड और द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। सच रिसोर्सेज फॉल विद इन द एक्ट ऑफ आर्टिकल 39B। मेजॉरिटी व्यू ने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म है किस चीज के, रिसोर्सेज के, और जो क्या करते हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आर्टिकल 39B का पार्ट बन रहे हैं। The term distribution has a wide connotation. मेजॉरिटी व्यू ने बोला कि जो टर्म किया गया है, यूज किया गया है आर्टिकल 39B में डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत वाइड कॉनोटेशन है, आप उसको नैरो तरीके से नहीं दे सकते। मतलब उसमें काफी सारी चीजें ऐड की जाएंगी एंड उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया है वो क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। The various connotation forms of distribution which can be adopted by the state can include vesting of the concerned resource in the state और nationalization। और कोर्ट ने क्या बोला कि जो वेरियस रिसोर्सेज हैं स्टेट के वो किस हिसाब से डिसाइड होंगे, वो कंसर्न रिसोर्स के हिसाब से ही डिसाइड होंगे। The majority observed that the framers of the constitution did not intend to bind the country with any specific economic डॉगमा। कोर्ट ने क्या बोला कि जो मेजॉरिटी का जो ओपिनियन था वो यही था कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमर्स का ये एम नहीं था कि आर्टिकल 39B के हिसाब से वो सब पे क्या लगा दें, ऑब्लिगेशन लगा दें। ये चीज मेजॉरिटी ओपिनियन ने क्लियर की। अब इसी में मैंने आपको बोला था कि दो जजेस थे जिसने इसे, एक ने कॉन्कर्ड व्यू दिया और एक ने क्या दिया, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। तो जो कॉन्कर्ड व्यू दिया था वो किसने दिया था, जस्टिस BV नगरत्ना ने दिया था। उन्हें ये बोला, जस्टिस नगरत्ना व्हाइल होल्डिंग दैट ऑल रिसोर्सेज वेदर प्राइवेट और पब्लिक can be material resources of the community recorded her objection to CJI's remark on Justice Iyer। उनने ये बोला कि चाहे प्राइवेट रिसोर्सेज हो चाहे पब्लिक रिसोर्सेज हो, सारे मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। और ये चीज उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क पर बोली। जस्टिस नगरत्ना ने ऑब्जेक्ट किया CJI DY चंद्रचूड़ को, जो कि ऑब्जर्व कर रहे थे दैट इज जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड चिन्नप्पा रेड्डी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। शी सेड दैट बोथ द जजेस हैड कंसिस्टेंटली रेफर टू द विजन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिस टू एडवांस देयर व्यूज। और उन्हें ये बोला कि जिस तरीके से CJI बता रहे थे जस्टिस कृष्णा अय्यर के बारे में, तो उन्हें ये बोला नगरत्ना ने कि वो दोनों जजेस क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना विजन बता रहे थे, किससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, सो इनने क्या बोला BV नगरत्ना ने कि चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, सब किसका पार्ट कंप्लीट करते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज का पार्ट कंप्लीट करते हैं। अब जो डिसेंटिंग ओपिनियन था वो किसका था, जस्टिस सुधांशु दुलिया ने अपना क्या दिया, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। उनने क्या किया, उन्हें डिसएग्रीड किया ऑन द पॉइंट ऑफ आर्टिकल 39B एंड हेल्ड दैट प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज आर अ पार्ट ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। भैया अब उन्होंने बोल दिया कि जितने भी प्राइवेट हैं, जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का पार्ट है। एज अगेंस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेजॉरिटी दैट नॉट ऑल प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज आर मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। और उन्हें जो मेजॉरिटी में ओपिनियन आया था कि सारे प्राइवेटली ओन्ड नहीं होते मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी का, उसमें उनने अगेंस्ट में जाके वो चीज बोली है, क्या बोली है कि वहां पर जितने भी प्राइवेटली ओन्ड है वो क्या है, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का पार्ट है। तो ये डिसेंटिंग ओपिनियन किसका रहा, जस्टिस सुधांशु दुलिया का।
कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है इसमें डिस्कस हुआ है आपका आर्टिकल 39B, जो कि बोलता है स्टेट्स दैट द स्टेट शुड डिस्ट्रीब्यूट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज टू सर्व द कॉमन गुड। ठीक है, क्या कि स्टेट को क्या करना चाहिए, जो ओनरशिप है, कंट्रोल है कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज का, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, कॉमन गुड सर्व कर सके। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ DPSP, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे मेंस क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 39B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रमोटिंग इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स अलाइनमेंट विद सोशल जस्टिस एंड द DPSP। क्या कि आर्टिकल 39B का सिग्निफिकेंस बताना है, जो कि क्या करता है, इक्विटेबल रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रमोट करता है, उसी के साथ साथ क्या बताना है, सोशल जस्टिस और DPSP में किस तरीके से वो अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस केस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। ओके, चलो नेक्स्ट केस आते हैं। द केस इज रिलेटेड टू बेसिकली सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, दैट इज असम अकॉर्ड से रिलेटेड ये केस है। ठीक है, सो इस केस में 5 जज बेंच बैठी थी, जिसमें ये बोला गया कि जो सेक्शन 6A है वो पूरी तरीके से क्या वैलिडिटी है, वैलिड है। वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट रिकॉग्नाइजिंग असम अकॉर्ड, 5 जज बेंच बैठी थी इस केस में। केस का नेम है इन री सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955, साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 808। बेंच बैठी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की। एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या मेन इशू रहा यहाँ पे, regarding the constitutional validity of section 6A of citizenship act which recognize the Assam accord by 4:1 majority। ठीक है, यहाँ पर ये चीज अपन बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी किसकी, सेक्शन 6A की, उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल उठा था, जो कि क्या असम अकॉर्ड को रिकॉग्नाइज करता था। तो क्या हुआ था यहाँ पे 2012 में, in 2012, the Assam Sanmilata Mahasangha, a civil society group from Guwahati, challenged Section 6A, citing its discriminatory and arbitrary nature। 2012 में क्या किया गया, एक असम के ग्रुप ने चैलेंज किया किसको, सेक्शन 6A को। सेक्शन 6A किसका, सिटीजनशिप का, ये बोलते हुए कि जो एक्ट है वो, ये जो सेक्शन है ये क्या है, ये सेक्शन पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है एंड आर्बिट्री है नेचर में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्री है नेचर में, ये चीज के बेसिस पे इन्होंने उसको चैलेंज किया। They argue that the provisions different cut-off dates for regularizing illegal immigrants in Assam and the rest of India were unjust। उन्होंने ये बोला कि जो सेक्शन 6A में जो डिफरेंट डेट्स दी गई हैं किस चीज़ के लिए, कि इलीगल माइग्रेंट्स को कैसे रेगुलराइज करना है असम में, और जो बाकी इंडिया में वो क्या है, वो पूरी तरीके से अनजस्ट है। उनका ये कहना था, कि जो सेक्शन 6A में डेट्स दी गई हैं कि जो इंसान इससे पहले आया है उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, जो इसके बाद आए हैं माइग्रेंट्स असम उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, वो सारी डेट्स क्या है, कट ऑफ जो दिए गए हैं वो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेटरी है, ये उनका बोलना था। ग्रुप ने रिक्वेस्ट की किसको, कोर्ट को, कि वो अपडेट करें क्या, असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बेस्ड ऑन द 1951 NRC इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द इलेक्टोरल रोल्स फ्रॉम बिफोर मार्च 24 1971। उन्होंने ये क्या बोला कि वो जो रजिस्ट्रियर है सिटीजन का उसको क्या करें, 1951 के हिसाब से उसको अपडेट करें, ना कि उसको इलेक्टोरल रोल्स के हिसाब से अपडेट करें। उसी के साथ साथ क्या हुआ, जब केस हर्ड किया गया, कब, 2014 में एक बार सुना गया था इस केस को, तो जो 2 जज बेंच थी उनने क्या किया, जस्टिस रोहिंटन RN नरिमन ने रेफर कर दिया मैटर किसको, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, जो कि क्या हुआ अप्रैल 19 2017 में वो बेंच बनी। उसके बाद जो मैटर है, जो जजमेंट आया वो कब आया, 2024 में आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया, 2024 में सुना गया कि क्या सेक्शन 6A सही में इनवैलिड है, क्या सेक्शन 6A सिटीजनशिप का डिस्क्रिमिनेटरी है, ये मेन इशू सुना गया 2024 में। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955
which recognized the Assam Accord by 4:1 majority. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो सेक्शन है हमारा 6A किसका, सिटीजनशिप एक्ट का, वो पूरी तरीके से वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया उसमें 5 जज बेंच जो बैठी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, उसमें जो रेशियो आया वो कितना आया, 4:1 का आया। मतलब 4 लोगों ने मेजॉरिटी ओपिनियन दिया और जो एक जज थे उन्होंने क्या दिया, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। The majority also held that the singling out of Assam from other states that shared a larger border with Bangladesh was rational, as the percentage of immigrants among the local population in Assam was higher there in other border states. उन्होंने ये भी बोला कि जो स्नेंगलिंग हम कर रहे हैं असम की, जो दूसरे स्टेट से जो कि लार्जर बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से, तो उसमें अगर हम कंपेयर करें तो लोकल पॉपुलेशन क्या है, हायर है दूसरे बॉर्डर स्टेट्स के कंपैरिजन में। जो इम्पैक्ट रहा 40 लाख माइग्रेंट्स का असम में, वो क्या है, ग्रेटर देन है 57 लाख माइग्रेंट्स इन वेस्ट बंगाल, बिकॉज द लैंड एरिया इन असम इज मच लेस कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। उन्होंने क्या बोला, वेस्ट बंगाल के हिसाब से उसमें माइग्रेंट ज़्यादा है, बट अगर हम एरिया की बात करें तो असम का जो एरिया है वो क्या है, कम है। ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली। अब इसमें मैंने आपको बताया 4:1 कि भैया 4 लोगों ने तो बोल दिया कि सही है, उसमें सारी डेट्स वगैरह जो दी गई हैं वो पूरी तरीके से वैलिड है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो एक जज थे उनने क्या दिया, अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। और वो जो जज थे वो कौन थे, जस्टिस JB परदीवाला। जस्टिस JB परदीवाला ने अपना डिसेंटिंग जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 6A है वो पूरी तरीके से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। परदीवाला की जो रीजनिंग थी वो क्या थी कि एक पीस लेजिस्लेशन का जो कि वैलिड हो किस टाइम पे, एनेक्टमेंट के टाइम पे, बट बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम इट हैज बीन टेम्परेरी फ्लोट। एफ्लेक्स ऑफ टाइम से क्या हुआ, वो टेम्परेरी फ्लोट हो गया। सेक्शन 6A जो है उसने क्या किया, एक्वायर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनली की, किससे, एफ्लेक्स ऑफ टाइम से, और उसी के साथ साथ उन्होंने जो सेक्शन 6A है उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। ठीक है, तो जस्टिस JB परदीवाला ने क्लियरली बोल दिया कि जो सेक्शन 6A है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट जो बाकी की मेजॉरिटी ओपिनियन है उन्होंने क्या बोला कि उसमें जो भी डेट्स दी गई हैं जिसपे रिट पिटीशन फाइल हुई, चैलेंज हुआ, जितनी भी कट ऑफ डेट्स दी गई हैं सेक्शन 6A में वो पूरी तरीके से सही है, जस्टिफाइड है, एंड दैट सेक्शन, दैट प्रोविजन इज टोटली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज भी कोर्ट ने क्या बोली, इस केस में बोली। ठीक है, तो JB परदीवाला का इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन रहा। अब कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ है इस केस में, तो इस केस में जो प्रोविजन डिस्कस हुआ है वो हमारा हुआ है सेक्शन 6A किसका, सिटीजनशिप एक्ट का, जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। जो स्पेशल प्रोविजन है किससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से, असम अकॉर्ड के, उसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेड मीन्स क्वेश्चन था नहीं, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट वाले केस में क्या हुआ, क्या बोल दिया कि जो सेक्शन 6 है वो क्या है, पूरी तरीके से वैलिड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट केस जो है वो हमारा किसका है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है। दैट इज हाई कोर्ट मस्ट से व्हाई स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज अनफेयर बिफोर ऑर्डरिंग CBI प्रोब। हाई कोर्ट को क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कत थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि उनने CBI को प्रोब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या किया, इस केस में सेट असाइड कर दिया। ठीक है, तो 2024 का जो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिलेटेड दिया। केस नेम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जशीमुद्दीन मोंडल एंड अदर्स। साइटेशन है 2024, सुप्रीम कोर्ट 759। बेंच बैठी है जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस KB विश्वनाथन की, एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। क्या मेन इशू रहा यहाँ पे, रिगार्डिंग Calcutta High Court directing preliminary investigation by the CBI, holding that such directions can be passed only a very rare cases, and that too after the High Court records reasons for deeming state investigation to be unfair or impartial। यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने बोला था कि CBI इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये बोलते हुए कि जो स्टेट है उसने सही तरीके से नहीं किया, बिना इन्वेस्टिगेशन के उनने क्या कर दिया, CBI को काम दे दिया इन्वेस्टिगेट करने का। सो क्या मेन फैक्ट्स थे यहाँ पे, एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी किसकी तरफ, हाई कोर्ट के सामने। उसमें यह बोला गया था कि जो रिक्रूटमेंट हुआ है, रेगुलराइजेशन हुआ है वॉलंटरी टीचर्स का गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे रिलेटेड क्या हुआ था, इशू उठा था। ठीक है, सो एक रिट पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट के सामने, ये बोलते हुए कि जो वॉलंटरी टीचर्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्या, उनके रेगुलराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन उठा। उनके रेगुलराइजेशन से क्या हुआ, क्वेश्चन उठा।
A declaration was sought to be effect that the orders passed directing regularization of those voluntary teachers were null and void and did not confer any right to a person in whose favor the orders were passed. उसी टाइम पे क्या डिक्लेरेशन होता है कि जो वॉलंटरी टीचर्स का रेगुलराइजेशन है वो क्या है, पूरी तरीके से नल एंड वॉइड और कोई राइट कन्फर नहीं करते। उसी टाइम पे जब हियरिंग चल रही थी तो क्या हुआ, कुछ लेटर्स रिसीव किए गए सिंगल बेंच की तरफ से, जहां पर सेवरल इलीगलिटीज फाइल की गई, किसकी तरफ से, जीटीए में, एज वेल एज द स्टेट वर इलीगल कंसिडरिंग द सेम, द सिंगल बेंच डायरेक्टेड एन एसआईटी। स्टेट जब मैटर चल रहा था उसी टाइम पे हाई कोर्ट के पास क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए जिसमें पता चला कि जीआईटी की भी गलती है और जीटीए की भी गलती है, और उसी के साथ जो अथॉरिटीज हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन किया स्टेट ने, उसमें भी क्या है, गड़बड़ है। लेकिन उनने कोई भी इंक्वायरी नहीं की हाई कोर्ट ने कि क्यों गड़बड़ है, क्या इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ है, और बिना इंक्वायरी किए क्या कर दिया हाई कोर्ट ने, सीबीआई को वो पूरा मुद्दा दे दिया। दिस ऑर्डर वॉज अपील बिफोर अ डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट बट इट डिड नॉट डीम एनी इंटरफेरेंस। और जैसे ही उनने सीबीआई को दिया तो इस मैटर को, इस ऑर्डर को कहाँ चैलेंज किया गया, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट की, कि भैया अगर आपने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया तो उससे पहले पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें क्या गड़बड़ हुई थी उस पर तो इंक्वायरी कर लो, ऐसे ही आपने मुंह उठा के सीबीआई को दे दिया। तो इससे रिलेटेड क्या गया था, डिवीजन बेंच के पास गया था, बट डिवीजन बेंच ने क्या किया, डिवीजन बेंच ने उसको एंटरटेन नहीं किया। ठीक है, the division bench noted that the state registration the FIR after the whistle was blown by the writ petitioner and the single judge bench order passed। और कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्लियरली बोला, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो डिवीजन बेंच है उसने मना कर दिया कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर गड़बड़ है, और उन्होंने ये भी बोला कि इस पूरी सिचुएशन में जो हुआ है, पूरी सिचुएशन में क्या कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, एज अ पर्सन होल्डिंग हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट अपीयर टू बी इन्वॉल्व, द कोर्ट ओपिनियन दैट देयर वाज नो फीटर्स ऑन इट्स पावर टू ऑर्डर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। और उसके बाद ये मैटर आगे गया, ये बोलते हो कि यार हाई कोर्ट ने किस तरीके से सीबीआई को दे दिया, हाई कोर्ट को पहले पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना था, पूरा देखना था कि क्यों पुलिस अथॉरिटीज ने गड़बड़ की है, इससे रिलेटेड पूरी इंक्वायरी बैठनी थी, उसके बाद ही क्या, उसी के बाद कोई डिसीजन देना था। तो उसके बाद ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये जो हाई कोर्ट ने किया, ये क्या किया है, गड़बड़ किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, बाजू कर दिया, सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड अ कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई, holding that such direction can be passed on only in rare cases and that too after the high court records reasons for deeming state investigation to be unfair or impartial। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इस तरीके का जो सिचुएशन होती है जहां पे आप सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देते हो और जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन है वो हटा देते हो, वो बहुत ही रेयरेस्ट एंड रेयर केसेस में होता है। और अगर वो होता भी है तो वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, उसमें पूरे रीजंस रिकॉर्डेड होने चाहिए, तभी वो चीज़ क्या हो सकती है, तभी उस चीज़ को आप जस्टिफाइड कर सकते हो। ये चीज़ कोर्ट ने इस केस में बोली। Questioning the impugned orders whereby preliminary investigation was handed over to CBI, the court ordered that the single judge bench of the High Court shall decide the underlying writ petition in accordance with law। और इम्प्यून ऑर्डर्स को क्वेश्चन करते जहाँ पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किसको दिया गया था, सीबीआई को दिया था। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया किस चीज़ के लिए, उनने ये बोला कि हाई कोर्ट को पूरी तरीके से जो रिट पिटीशन है अकॉर्डिंग्स विद लॉ के ही डिसाइड करना था। अल्टीमेटली जो पिटीशन हुई वो अलाउ हुई और उसी के साथ जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया गया। जो ऑर्डर में ये बोला था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे दिया गया, बट उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या गड़बड़ थी, कोई भी इंक्वायरी नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसा नहीं होता। अगर हाई कोर्ट कोई है, अगर कोई हाई कोर्ट सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे रहा है तो उसको पहले देखना पड़ेगा कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन में क्या घपला किया, क्या स्टेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई, इस वजह से हम ऑर्डर सीबीआई को दे रहे हैं, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और इसी बेसिस पे जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो भी कोर्ट ने क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इस केस में डिस्कस हुआ है वो हुआ है आपका आर्टिकल 226 जो कि बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स। क्या कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सर्टेन रेट्स इशू कर सकते हैं। और सेम जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कौन से में दिया गया है, आर्टिकल 32 में दिया गया है। कौन सा आपसे एक्सपेक्टेड मीन्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शेयर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेट कर रहा है। ठीक है, हाँ। So discuss the scope and significance of Article 226 of the Indian Constitution in empowering high courts to issue writs for the protection of fundamental right। यहाँ पर आपको स्कोप एंड सिग्निफिकेंस बताना है किसका, आर्टिकल 226 का, जो कि क्या करता है, एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो क्या कर सके, इशू कर सके रिट्स किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन, इस केस से रिलेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट केस जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, दैट इज 341 से रिलेटेड. सो स्टेट कांट ऑल्टर शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 341. सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस बिहार गवर्नमेंट रेजोल्यूशन टू मर्ज ईबीसी कम्युनिटी इन शेड्यूल कास्ट लिस्ट. क्या बोला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्टेट है हमारे जो राज्य हैं वो क्या नहीं कर सकते, शेड्यूल कास्ट लिस्ट को ऑल्टर नहीं कर सकते. और जो शेड्यूल लिस्ट क्या में पब्लिश हुई है, आर्टिकल 341 में. मतलब आर्टिकल 341 में अगर शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश हो गई है, डिसाइडेड हो गई है, तो जो स्टेट है उसको वो क्या नहीं कर सकते, ऑल्टर कर सकते हैं. यहाँ पर क्या किया था, बिहार गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन दिया था जिसमें वो ईबीसी कम्युनिटी को क्या कर रहे थे, एससी लिस्ट में मर्ज कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वो रेजोल्यूशन को क्या कर दिया, पूरी तरीके से क्वेश कर दिया. केस नेम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार, पटना वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स. साइटेशन है 2024 सुप्रीम कोर्ट 472. बेंच बैठी है जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की. एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है. क्या मेन इशू यहाँ पे, whether the resolution issued by the Bihar government in 2015 which had merged one community in the backward caste list with another community in the scheduled caste can be struck down or not. क्या जो बिहार गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उनने एक कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में मर्ज करने के लिए बोला है, क्या वो रेजोल्यूशन को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये मेन मुद्दा, ये मेन इशू इस केस में उठा था. सो यहाँ पर पहले 2015 में क्या हुआ, बिहार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशूड किया, ठीक है. और वो नोटिफिकेशन था कि वो एक कम्युनिटी को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट लिस्ट को, दैट इज तंती तंतवा को, अनदर कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट लिस्ट में पंचवासीपन में क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि जो शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट है वो तंती तंतवा कम्युनिटी को भी मिले, ठीक है. सो देयर इज अ कमिटी तंती तत्वा जो कि किससे बिलोंग करती है, आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, ईबीसी. और आपकी जो दूसरी कम्युनिटी है दैट इज पान सवसी पनर, जो कि आपकी किसकी है, एससी की है. अब बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो ईबीसी कम्युनिटी है इनको इसी में मर्ज कर दो, क्योंकि क्या होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट है वो इनको भी मिलने लगेंगे. ये चीज क्या की, बिहार गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया. ये जो नोटिफिकेशन है ये चैलेंज की गई हाई कोर्ट में. यार आप आर्टिकल 341 के हिसाब से देखें तो वो स्टेट उसमें ऑल्टर नहीं कर सकता है. तो इसी बेसिस पे क्या हुआ, हाई कोर्ट में ये जो रेजोल्यूशन था उसको क्या किया गया, ये जो नोटिफिकेशन की गई थी उसको हमने चैलेंज किया गया. तो जब हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, वो नोटिफिकेशन को अपहेल्ड कर दिया, ये बोलते हुए कि वो नोटिफिकेशन क्या है, पूरी तरीके से सही है. जो बिहार गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है वो पूरी तरीके से सही है. जो बिहार गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो मर्ज कर सकते हैं वो पूरी तरीके से चीज सही है, ये हाई कोर्ट ने बोली. अब जैसे ही हाई कोर्ट ने ये बोला तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को कहाँ पर चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरीके से कैसे हाई कोर्ट अपहेल्ड कर सकता है. तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भैया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो रेजोल्यूशन पास किया गया था किसकी तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 2015 में, जो कि क्या कर रहे थे, ईबीसी को मर्ज कर रहे थे एससी में, वो क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वो रेजोल्यूशन को पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया और ये बोला कि ये रेजोल्यूशन किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये रेजोल्यूशन किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है. ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली. कोर्ट ने बोला दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड नो कंपिटेंस, अथॉरिटी, पावर टू टिंकर विद द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने बोला कि स्टेट जो राज्य है उनके पास किसी भी तरीके से अधिकार नहीं है कि वो आर्टिकल 341 के हिसाब से जो लिस्ट बनी है शेड्यूल कास्ट की उसमें अपनी क्या करें, टिकल करें, उसको ऑल्टर करें. ये अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास कहीं से कहीं तक नहीं है. However, the court refrained from invalidating the appointment of the members of Tanti Tatva community in the SC quota from 2015. लेकिन कोर्ट ने क्या किया, उन्हें रिफ्रेन किया
जो अपॉइंटमेंट इनवैलिड करनी थी जो 2015 से हुई थी, उसमें उनने कोर्ट ने कुछ नहीं किया, उनको इनवैलिड नहीं बताया। बट बाकी जो पूरा रेजोल्यूशन था गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का, वो चीज़ कोर्ट ने क्लियरली बोल दी कि ये रेजोल्यूशन सही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके से पावर नहीं है कि वो जो आर्टिकल 341 के हिसाब से क्या कर सके, उन लिस्ट को ऑल्टर कर सके। ये चीज़ कोर्ट ने क्लियरली बोली। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ इसमें, आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है प्रेसिडेंट को कि वो क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी कास्ट, रेस, ट्राइब्स कंसिडर की जाएगी शेड्यूल कास्ट की तरफ विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसे ही कंसल्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाई करेंगे पब्लिकली, एसेंशियली डिफाइनिंग कौन सा शेड्यूल कास्ट इंडिया में होगा। ठीक है, सो आर्टिकल 341 में किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। सो इस केस में जो बिहार गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था, जो रेजोल्यूशन में ये बोला था कि जो ईबीसी है उनको क्या कर देते हैं, शेड्यूल कास्ट से मर्ज कर देते हैं, वो रेजोल्यूशन चैलेंज किया गया। इस बेसिस पे उन्हें मर्ज करने का देखा था कि वो शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट ईबीसी को मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जब मर्ज करने की बात है, रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट ने भी उस रेजोल्यूशन को अपहेल्ड कर दिया। तो उस हाई कोर्ट के अपहेल्ड वाले ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया ये रेजोल्यूशन गलत है और स्ट्रक डाउन कर दिया वो रेजोल्यूशन, ये बोलते हुए कि स्टेट के पास किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है कि वो जो आर्टिकल 341 में जो लिस्ट रेडी हुई है उस लिस्ट में कोई भी ऑल्टर कर सके। ओके, सो ये सारे केसेस हमने कवर किए। अभी वाली जो हमने 5 केसेस देखे, उससे पहले हमने 5 केसेस देखे थे। सो ये हमने 10 केसेस जो हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं 2024 के, और ये मैंने आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ही ये पूरे क्वेश्चन केसेस प्रिपेयर किए हैं, जिसमें मैंने आपको हर केस में ऑलमोस्ट क्या बताया है कि किस तरीके से आपसे जुडिशरी में एक्सपेक्टेड मीन्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये मैंने आपको हर केस में बताया। ठीक है, सो ऐसे ही हम लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस। आगे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के 2024 के लेकर आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहिए। और आपको क्या ये जो जजमेंट्स है जिनके बारे में आपको नहीं पता था और जिनको अब पता चल गया, तो आपको सही लगे जजमेंट, आपको सही लगा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आप केस के साथ अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।